राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या कम करता हो, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। आर्टिकल 14 to 18 समता का अधिकार। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। 15 धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17 अस्पृश्यता का। 18 उपाधियों का। 19 क्या था? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण या आदि स्वतंत्रताएं। इसमें पार्ट 1 था क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड जो है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा संगम या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इससे भी काम नहीं बनाता। संचरण या विचरण करने की स्वतंत्रता। और जहाँ विचरण किए जो है वहाँ निवास कर लिए, कहीं जो है निवास करने की स्वतंत्रता। और फिर इसके बाद संपत्ति का अधिकार था जो कि डिलीट किया गया है 1978 में 44वें द्वारा। इसके बाद सिर्फ उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता जो है इतना हम लोग पढ़ लिए थे। और कैसे प्रतिबंध लगाया जाता है? लोक व्यवस्था, सदाचार, शिष्टाचार, प्रभुता, अखंडता, न्यायालय अवमान, इन सब आधार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 20। देखिए आर्टिकल 19 ये भी स्वतंत्रता में 20 ये भी स्वतंत्रता में ही है जो है 19 to 22 19 20 21 22 542 42 एक 4 आर्टिकल हैं इसमें जो है 19 20 21 22। तो आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण। इसका मतलब ये है कि आपने अपराध कर दिया है कोई जो है, ठीक है, तो दोषी किस प्रकार निर्णित किए जाएंगे जो है उसमें आपको क्या संरक्षण है, क्या संरक्षण दिया गया है, क्या सुरक्षा दी गई है। तो इसमें पहला आर्टिकल ये कहता है आर्टिकल 20 का एक कि कोई व्यक्ति जो है कोई अपराध कर दिया है तो तब तक दोषी नहीं की ठहराया जा सकता जब तक उसने जो है जब अपराध किया हो, किसी कानून का उल्लंघन ना कर दिया हो। जो है कानून का उल्लंघन करेंगे तभी तो अपराधी माने जाएंगे। तो जब आपने अपराध कर दिया है जो है तब उस समय कोई विधि रही हो, कानून रहा हो, उसका उल्लंघन जब तक ना कर दिए हो तब तक आप अपराधी नहीं माने जाएंगे, दोषित नहीं माने जाएंगे। ये देखिए मतलब मान लीजिए कि 112 चल रहा है, स्टेशन पर पान खाकर घूमना जो है इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। पान खा करके जो है थूक देना स्टेशन पर या रोड पर, इसके लिए 2012 में कोई दंड की व्यवस्था नहीं थी, मीन्स ये अपराध नहीं माना गया था, ठीक है। तो किसी ने पान खाकर थूक दिया जो है उस पर स्टेशन के लोगों ने जो है जुर्माना लगा दिया जो है कि इतना आप दीजिए जो है इतना इसकी सजा है, जबकि कोई विधि नहीं है, कोई कानून नहीं बनाया गया है जो है, बिना कानून के ही उस पर ये जुर्माना ठोक दिया गया कि आप 1000 रुपया जुर्माना भरिए जो है, ठीक है। तो उसने जो है गया कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया, चल रहा है केस। और आप लोग जानते हैं केस बहुत लंबे अंतराल तक, लंबे समय तक चलता है, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल भी चलते रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ मुकदमे जो है रेवेन्यू के जो है मुगल पीरियड के भी अवधि न्यायालय में है जो है,
श्री राम जन्मभूमि का मुकदमा जो है ये सैकड़ों सालों तक रहा, और ज़मीन जायदाद हर परिवार में जानते ही हैं कितने दिनों तक लटकता रहता है। तो मान लीजिए इसका डिसीजन आया जो है 2022 में, 2022 में इसका डिसीजन आ गया जो है, और 2015 में ये कानून बना कि स्टेशन पर बार बार खाने वालों की जो है सजा 6 महीने होगी। ऐसा कोई पकड़ा जाएगा तो 6 महीने की सजा होगी। ये प्रावधान बन गया, कानून बन गया जो है आपका 2015 में, ठीक है। तो क्या इसे सजा दी जाएगी जब 18-22 में जजमेंट सुना रहा है? नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस समय इसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है जब अपराध किया है जो है। ये कानून तो बाद में बना है, तब जब ये कृत्य इसने किया था जो है तब ये अपराध नहीं माना जाएगा। उस समय जो है किसी कानून का इसने उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन अगर 2016 का मैटर हो और 2022 में डिसीजन दिया जा रहा है तो उसे सजा दी जाएगी, क्योंकि 15 में ही कानून बन चुका है। इस कानून का इसने उल्लंघन किया है, इसलिए इसको सजा दी जाएगी और इसको सजा नहीं दी जाएगी। तो यही बात कही गई है। देखिए जो है पार्ट 1, कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषित नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने तत्समय मतलब उस समय, जब तक कि उसने तत्समय, समझ रहे हैं ना, उस समय के किसी कानून का, उस समय के ऐसे किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, जिसका उल्लंघन अपराध माना जाता हो। समझ में आ गई बात ना? उस समय जब अपराध किया हो, ऐसा कानून बना हो जो है तो उसका उल्लंघन करने से अपराधी बन जाएगा। तो यदि ऐसा हो किया है तो ठीक है, अपराधी है जो है। यदि उस समय ऐसा कोई कानून नहीं है जो है, उसने उल्लंघन ही नहीं किया कानून का, तो जबरन उसे जो है दोषित या अपराधी दोषित नहीं ठहराया जा सकता। तो अपराधों से दोष, सबसे ऊपर आप सब लिखी है, अपराधों से दोषित के लिए संरक्षण, तो ये सुरक्षा प्राप्त हो रही है, दोषित होने में बचाव हो रहा है ना, सुरक्षा हो रहा है। जब तक किसी कानून का उल्लंघन नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति अपराध के लिए दोषित नहीं माना जाएगा। उसी में फिर लिखिए आगे, लाइन चेंज करके उसी में जो है, किसी व्यक्ति को उससे किसी अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक शस्त्र कोष्ठक में लिखिए दंड, पनिशमेंट, दंड नहीं दिया जाएगा जितना कि उस कानून के उल्लंघन के लिए निर्धारित किया गया है या किया गया हो, जितना ही उस कानून के उल्लंघन के लिए निर्धारित किया गया हो। ठीक, मतलब उस व्यक्ति को, जैसे इस व्यक्ति को, अब इसको तो सजा दी जाएगी, ठीक है, लागू हो गया है कानून इस समय कि मतलब पान दुकान खाकर स्टेशन या रोड पर थूकने में, सार्वजनिक प्लेस में 6 महीने की सजा दी जाएगी। तो इससे अधिक सजा उसे नहीं दी जा सकती है, कोर्ट इससे अधिक सजा नहीं दे सकता है, मतलब वो कानून में निर्धारित है। तो इस सेंटेंस को पढ़िए फिर समझिए क्या है। मतलब इस कानून को उल्लंघन के लिए जितनी सजा कानून में निर्धारित की गई है उससे अधिक सजा नहीं दिया जा सकता, कोर्ट नहीं दे सकती। ठीक, अब इसका पार्ट 2 लिखिए जो है,
22 इसका दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट था दोनों बातें। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब ये 6 महीने की सजा जो है पा चुका है वो है, ठीक है, सजा काट लिया है 6 महीने की। तो ये नहीं कि 2024-25 में फिर उसी पर जो है केस कर दीजिए कि इसने 2015 में जो है ऐसा किया था। एक बार सजा मतलब पा चुका तो दूसरी बार सजा नहीं दिया जा सकता, संरक्षण। पार्ट 3 देखिए इसका 23। किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है ना? अपने विरुद्ध साक्ष्य मतलब ये नहीं कबूलवाया जा सकता कि हाँ हम दोषी हैं। आपकी जो है मतलब आप कोर्ट में जो है ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है जो है, तो कोर्ट या कोई भी बाध्य नहीं कर सकता कि आप हाँ कबूल कर लीजिए कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, मैंने मर्डर किया है जो है, या मैंने फूंका है। तो आप ये स्वीकार कर लें तो कोई बात नहीं, आप ही खुद जो है अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं जो है, तो बाध्य नहीं किया जाता है। लेकिन व्यवहार में पुलिस बाध्य करवा देती है जो है, इतना प्रताड़ित करती है, ले जाकर के मारती पीटती है कि आदमी कबूल देता है जो है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो है, ठीक, ना चाहते हुए भी कबूलना पड़ता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है जो है। हम लोगों के साथ का एक लड़का था, तो मिलिट्री में जो है मतलब आर्थिक स्थिति नहीं थी, इसकी तैयारी करता था वो है, तो उसका मिलिट्री में सिलेक्शन हो गया जो है, मिलिट्री मैन के रूप में जो है चला गया। तो उसकी ड्यूटी कुछ दिनों तक पाकिस्तान बॉर्डर पर लगाई गई थी जो है। तो बता रहा था कहानी किस्सा वहाँ की कि पाकिस्तान वाले जो है इतना मतलब देशभक्त होते हैं कि मतलब जैसे पकड़ लिए गए पाकिस्तानी कोई सैनिक, तो बहुत सारी बातें कबूल करवाई जाती हैं कि क्या क्या कैसे पाकिस्तान में कोई भी बात कबूल करवाई जाती है जो है। तो उसमें कड़ाहा होता है जो है, खौलता हुआ तेल से कड़ाहा जो है, और ऊपर उल्टा करके डाल दिया जाता है व्यक्ति को जो है, और कड़ाहे की ऐसे रस्सी खींची जाती है, उसका जो है सिर कड़ाहे में डाल दिया जाता है। मतलब इस तरीके से कबूल करवाया जाता है अपने यहाँ ही जो है। लेकिन वो बता रहा था कि तब भी पाकिस्तानी लोग जो है इससे भी नहीं कबूल करते हैं आसानी से जो है। तो मतलब प्रताड़ित करके जो है कबूल करवाया जाता है। अपने यहाँ पुलिस में ही देखिए जो है थाने में ले जा करके इतनी मारते हैं कि स्वयं व्यक्ति जो है कबूल कर लेता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रताड़ना जो है। हाँ, तो ये आर्टिकल 20 समाप्त होता है अपराधों के लिए। मतलब कोई व्यक्ति जो है अपराध कर दिया है जो है, तो कब तक वो अपराधी नहीं है, मतलब दोष सिद्ध जो है के बचाव के लिए जो है क्या क्या नियम जो है बनाए गए हैं, क्या क्या अधिकार उसे दिए गए हैं जो है। तो पहला है आपका, तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक वितत समय बने गए किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, और जिसका उल्लंघन करना अपराध माना जाता है जो है। दूसरा, उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, मतलब दंड नहीं दिया जाएगा जितना कि उस अपराध के लिए कानून में निर्धारित किया गया है। दूसरा है जो है एक से एक बार दंडित कर दिया गया तो दोबारा उसी अपराध के लिए पुनः जो है व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए अपराधी हो गया, कोर्ट ने सेट कर दिया, तो उतना ही मतलब एक बार ही दंड दिया जाएगा जो है उसको। और तीसरा, किसी व्यक्ति को जो है, किसी अपराधी को जो है अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21, प्रायः पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल।
आर्टिकल 21 में एक ही है, पार्ट कोई नहीं है। किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण की स्वतंत्रता समझ ही रहे हैं। किसी का जान नहीं लिया जा सकता है, जैसे किसी को फांसी नहीं दी जा सकती है, या दी जा रही है तो विधि द्वारा स्थापित प्रावधान के अनुसार ही दिया जाएगा, मनमाने ढंग से नहीं दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग जो है, जो लिबरल कंट्री हैं, बहुत सारे कंट्री में जो है फांसी को बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है कि मतलब जघन्य से जघन्य अपराध को जो है भी व्यक्ति को फांसी नहीं दी जा सकती। जब आप जो है किसी व्यक्ति को जीवन दे नहीं सकते तो आपको लेने का, जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन अलग अलग देश की अलग अलग परिस्थितियां हैं जो है, अगर अपने यहाँ जो है फांसी जो है मतलब छूट दी जाए तो अपराध बढ़ जाएगा। बॉर्डर के कारण बहुत मतलब जघन्य अपराध हो रहे हैं, आतंकवादी वारदातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं फांसी देना आवश्यक भी हो जाता है जो है। तो अपने यहाँ इसीलिए फांसी की व्यवस्था की गई, तो फांसी दी जा सकती है। प्राण की स्वतंत्रता तो है जो है, किसी का जीवन नहीं लिया जा सकता है, लेकिन छूट दी गई है। आर्टिकल पढ़िए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। और दैहिक स्वतंत्रता मतलब अपने देह की, शरीर की स्वतंत्रता है। तो शरीर की स्वतंत्रता मतलब कोई आपको दास नहीं बना सकता है जो है, ठीक है, या आपको जो है पुलिस प्रताड़ित नहीं कर सकती है, पुलिस प्रताड़ना जो है, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये सब बातें आती हैं। शरीर की स्वतंत्रता, तो प्राण की स्वतंत्रता जो है, और शरीर की, शरीर और प्राण अलग अलग होते हैं, ठीक है, शरीर और प्राण अलग अलग हैं कि नहीं। तो दैहिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है, आपके देह को कोई जो है जबरन प्रताड़ित नहीं कर सकता है, और आपको जान को भी नहीं जो है छीन सकता है। यदि छीन रहा है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब एक मेन बात है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बस इसे केवल समझ लीजिए, बहुत जटिल चीज है, आप लोगों से पूछी नहीं जाएगी। ये जापान से लिया गया है, ठीक है, ये जापान से लिया गया है, लिखाया भी गया है आपको विदेशी स्रोत में संविधान की। और ये चीज ब्रिटेन में बहुत प्रभावी रूप से लागू है, ब्रिटेन में भी लागू है, मतलब जापान से यानी ब्रिटेन में ही ये लागू है, इसका पालन किया जाता है। एस्टेब्लिश बाई लॉ, एस्टेब्लिश बाई लॉ। और एक होता है विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू टू लॉ, ड्यू टू लॉ, दो शब्दावली हैं। विधि की सम्यक प्रक्रिया, देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? मतलब किसी विधि को सही ढंग से बनाया गया, जैसे कि संविधान में दिया गया है विधि निर्माण करने का प्रोसेस जो है, उसी ढंग से कि लोकसभा में जो है इतने बहुमत से, मतलब संसद ही विधि बनाएगी, विधि संसद बना रही है, और जैसा प्रोसेस दिया गया है कि इतने बहुमत से पारित हो लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो, तब कोई विधि बनती है जो है, ठीक है। तो यदि ये बना दिया गया विधि विधान जो है कि स्टेशन पर जो है पान फूकने पर जो है फांसी की सजा दी जाएगी जो है, ठीक है, फांसी की सजा दी जाएगी। और ये विधि बना दिया गया है प्रोसेस के अनुसार, बाकायदे पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होकर के ये विधि बना है, ठीक है। अब विधि चाहे ठीक हो या ना ठीक हो, वो नियम कानून के तहत विधि बन गया है, वो विधि कानून बन गया है जो है, तो जज मजबूर है जो है उसको फांसी की सजा दे देगा। जज तो कानून के अनुसार ही काम करेगा ना, कानून ये कह रहा है कि पान मतलब खा करके थूकने पर जो है फांसी की सजा दी जाएगी। तो इसमें संसद की प्रभुता आती है, संसद ने जो है कानून बना दिया जो है, तो कानून सर्वोपरि है,
इसमें ऊपर होता है जो है, ठीक है। या समझ लीजिए न्यायपालिका से भी ऊपर होता है संसद, वहाँ न्यायपालिका के हाथ बंधे हैं डिसीजन में। यदि आपने थूक दिया है, उसके साक्ष्य मिल गए हैं, तो उसके लिए कानून कह रहा है कि आपकी फांसी दी जाएगी। और ये कानून जो है विधि द्वारा स्थापित जो भी प्रोसेस है उसका पालन करते हुए बनाया गया है। मतलब गलत ढंग से विधि का निर्माण नहीं हुआ है, बाकायदे संसद द्वारा विधि बनाया गया है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से मिल करके कानून बना। तो कानून जो है अच्छा प्रोसेस से बना, कानून में कोई दोष नहीं है बनने में, भले ही उसका लक्ष्य गलत हो जो है, प्रकृति गलत है जो है, ये छोटे से अपराध के लिए जो है इतना बड़ा सजा दिया जा रहा है। तो इंग्लैंड की ये बात होगी जो है, तो इंग्लैंड में जज जो है ये डिसीजन दे देगा कि हाँ आपको फांसी की सजा दी जाती है जो है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में जो है, अमेरिका में ये चीज़ नहीं होगी। वहाँ विधि की सम्यक प्रक्रिया को फॉलो किया गया है, विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो वहाँ पर जो है ये दोनों ध्यान रखा जाता है। मतलब मेन रूप से विधि की सम्यक प्रक्रिया मतलब वो कानून ठीक है या नहीं ठीक है जो है, जो कानून जो है संसद बना रही है बाकायदे नियम नियमावली का पालन करके, वो ठीक है भी कि नहीं ठीक है जो है। तो नहीं ठीक है, जाहिर सी बात है नहीं ठीक है। कोई भी कहेगा कि पान खाकर थूकने पर जो है फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है जो है, ठीक है। तो अमेरिका मतलब ऐसा प्रावधान नहीं किया है जो है। तो वो विधि की सम्यक प्रक्रिया मतलब विधि विधान का प्रोसेस सही होने से नहीं मतलब है विधि सही है भी कि नहीं सही है। और मतलब ये केवल प्रोसेस पर ध्यान देता है कि विधि सही ढंग से बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। और ये विधि की प्रकृति पर, नेचर पर ध्यान देता है जो है कि उसका नेचर कैसा है। मतलब इतनी छोटी सी गलती के लिए फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, और ये फांसी की इसका नेचर है फांसी की सजा दिलवा दे रहा है। तो अमेरिका में जो है ये कानून नहीं बनेगा इस तरीके का जो है, ठीक है। और ये कहीं बन भी गया जो है तो जज निर्णय देते समय अपने विवेक का प्रयोग करेगा जो है, और उस व्यक्ति को बरी कर देगा। भले ही कानून में ऐसा वर्णित है, पहली बात तो कानून में ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ जो है नेचर पर भी ध्यान दिया जाता है कानून के, मतलब कैसे प्रोसेस और नेचर दोनों पर ध्यान दिया जाता है जो है। लेकिन यहाँ पर केवल प्रोसेस पर ध्यान दिया जाता है, नेचर से कोई मतलब नहीं है, ठीक। अपने यहाँ इंडिया में है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यदि जो है अपने इंडिया में कानून बन जाए जो है कि कोई व्यक्ति जो है स्टेशन पर थूकेगा तो फांसी की सजा दे दी जाएगी जो है, ठीक है। तो यहाँ तो लिख दिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, लेकिन फॉलो नहीं होता है व्यवहार में जो है, भारत में जो है इस बात को फॉलो नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, उसके बहुत से कारण हैं, जबकि पालन करना चाहिए। ये लिखा गया है ये जो है थूक करके फांसी देना कानून भारतीय संसद ने बना दिया पार्लियामेंट में, तो उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ न्यायालय की सर्वोपरिता बन रही है, ठीक है। न्यायालय को कानून की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। यदि इससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है तो आर्टिकल 13 के अनुसार जो है उसे शून्य कर सकता है जो है ऐसे कानून को। तो इसमें भले लिख दिया गया है, और बहुत सारे आर्टिकल में ऐसे प्रावधान हैं कि न्यायालय जो है उस कानून की समीक्षा कर सकती है। यदि वह पाती है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है या संविधान के जो है मौलिक ढांचे का उल्लंघन किया गया है, यदि या वह उसकी प्रकृति जो है ठीक नहीं है तो उसे जीरो कर देती है। इसलिए इस पर जो है न्यायालय के निर्णय प्रभावी हो जाते हैं जो है, ठीक है। तो सिद्धांत में अलग है जो है, जबकि विभिन्न अनुच्छेद के द्वारा ये प्रभावी हो गया है। तो ये बात है, अपने यहाँ भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता, भले ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात हो। यदि वो न्यायपालिका में जाएगा तो न्यायपालिका नीचे ही उसे जीरो कर देगी। तो बस इतना सा है आर्टिकल 21। अब देख लीजिए 21 का अनुच्छेद 21 का ये जोड़ा हुआ आर्टिकल है, देखने से ही लग रहा है 21 का जो है राज्य लिख लीजिए। इसमें राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
मतलब कोई फीस नहीं दी जाएगी। प्राइमरी स्तर मतलब कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा, 6 से 14 वर्ष, 6 साल में एडमिशन होता है। प्राइमरी स्कूल में 6 साल से पहले या मान्यता प्राप्त स्कूल में प्रावधान है 6 साल से पहले क्लास 1 में एडमिशन नहीं होता है, तो 14 साल तक जाते जाते जो है 8 तक पहुँचेगा जो है 8 क्लास, तो 1 से 8 तक की शिक्षा या 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा जो है उसे निःशुल्क मिलेगी। ये अनिवार्य बाध्य कर दिया गया है राज्य को जो है, इसीलिए सब सरकारी स्कूल खोले गए हैं जो है। यदि किसी के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो निजी विद्यालयों में पढ़ सके जो है, तो आपके लिए 6 से 14 वर्ष पे जो है मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है प्राइमरी जूनियर स्कूलों में या अन्य मान्यता प्राप्त बहुत सारे स्कूल हैं जो है इस तरीके के जो है। तो इसको जो है कब ऐड किया गया जो है, मौलिक अधिकार बनाया गया 86वां, उसके नीचे लिख लीजिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया है। अब नीचे लिख लीजिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, नीचे उसकी व्याख्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत केवल प्राण रक्षा ही नहीं बल्कि न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या में गरिमापूर्ण एवं सम्मान पूर्वक जीवन जीने की स्थिति से है। ठीक है, मतलब गरिमापूर्ण इसी में निहित है वो लोग है, इसकी व्याख्या में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। तो आप केवल सुन लीजिए जो है, कुछ लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट लिखा देंगे अभी जो है। इसमें बहुत सारे अधिकार शामिल किए गए हैं, जैसे रोटी कपड़ा एवं मकान सबको मुहैया होना चाहिए जो है। न्यायालय ने कहा है कि रोटी कपड़ा मकान और उपलब्ध होना ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकार में आता है। गरिमापूर्ण जीवन जीना मतलब सम्मान पूर्वक ये नहीं कि जीने का मतलब पशुवत जीवन जिया जाए जो है मनुष्य जो है, तो उसको गरिमापूर्ण जीवन जीवन बिजली पानी मतलब जो भी मौलिक आवश्यकताएं हैं जो है, बिजली पानी परिवहन पर्यटन मनोरंजन के साधन जो है सब कुछ उपलब्ध होना इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है जो है। या पर्यावरण का संरक्षण, स्वस्थ पर्यावरण का होना, पर्यावरण मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ पर्यावरण भी चाहिए जो है, तो पर्यावरण का संरक्षण करना ये इसका कर्तव्य है राज्य का, क्योंकि ये मानव के मौलिक अधिकार में है। तो बहुत सारे अधिकार इसमें आते हैं जो है। तो न्यायालय ने समय समय पर व्याख्या की है, तो लिख लीजिए न्यायालय की व्याख्या के अनुसार रोटी कपड़ा मकान, बिजली पानी, पर्यटन मनोरंजन, पर्यावरण संरक्षण, विदेश भ्रमण मतलब आप विदेश में भी जाएं आदि सभी अधिकार 21 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब ये नहीं कि जो है केवल जीते रहे जो है पशुवत ना जीते रहे, मतलब गरिमापूर्ण और सम्मानपूर्ण ढंग से व्यक्ति जीवित रहे जो है। तो बिजली पानी रोटी कपड़ा मकान जो है, पर्यावरण संरक्षण मनोरंजन खेल कूद विदेश यात्रा पर्यटन ये सब उपलब्ध होना चाहिए व्यक्ति को। इसकी विस्तृत व्याख्या की है, बहुत सारे अधिकारों को रखती है। रोटी कपड़ा और मकान क्या लिखा गया है? रोटी लिखा नहीं गया है। नौकरी क्या देना है आपका, जीविकोपार्जन लिख दिया गया। रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए आपकी, रोटी कपड़ा और मकान जो है, केवल नौकरी जीविकोपार्जन थोड़ो है, बहुत सारे साधन होते हैं जो है जीविकोपार्जन करने के लिए। तो ये सरकार का दायित्व है जो है कि आपके जो है रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करे, और सरकार बहुत सारे लोगों के लिए करती ही है। ये क्या है, क्या कहा जाता है, वितरण प्रणाली सार्वजनिक पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो गेहूं चावल दिया जा रहा है
या स्कूलों में गरीब बच्चों को खाद्यान्न दिया जा रहा है, वृद्धाश्रमों अनाथ आश्रमों में जो है सारी सुविधाएं की जा रही हैं, खाने की व्यवस्था की जा रही है, ये सब इसी समूह में आता है कि जीविकोपार्जन का अधिकार है, उन्हें वो भी अवेलेबल कराया जा रहा है। अब जितना संसाधन रहेगा सरकार के पास उतना ही उपलब्ध करा सकती है, जो है उससे ज़्यादा तो करा भी नहीं सकती है, जो है तो अपने अनुसार वो करा रही है, जो है। आर्टिकल अब ये समाप्त हुआ आपका, नहीं, आर्टिकल 22 लिखिए, अनुच्छेद 22। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मतलब व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर क्या क्या उसके अधिकार हैं, क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं वो प्राप्त कर सकता है सरकार से। नंबर 1 लिखिए इसमें, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ये नहीं कि ऐसे कोई आपको गिरफ्तार करके वारंट आता है ना, उसमें लिखा रहता है कि क्यों आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, जो है आपका अधिकार है, उससे पूछिए जो है जो गिरफ्तार करने वाला जो है आया है पुलिस बल कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसका कर्तव्य है, ये आपका अधिकार है जो है जानना, और उसका कर्तव्य है उसको बताना कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो एक अधिकार ये हो गया आपका कि गिरफ्तार करते समय जो है आपका ये अधिकार प्रदान किया गया है संविधान द्वारा ही कि जो व्यक्ति गिरफ्तार करने आया है उसे गिरफ्तार करने के पहले गिरफ्तारी का आपको कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। उसी में आगे लिखिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को राज्य आवश्यक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, यहाँ आगे बढ़ा दीजिए ऊपर, व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर, व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर राज्य उसे आवश्यक विधिक परामर्श उपलब्ध कराएगा। राज्य उसे आवश्यक विधिक परामर्श भी उपलब्ध कराएगा। मतलब मान लीजिए मुकदमा चलेगा, फिर गिरफ्तार हो गया तो है मुकदमा चलेगा, ठीक है, कारण जान गया जो है तो कोर्ट में जाएगा मैटर, मुकदमा चलेगा तो मुकदमे में वकील रखे जाते हैं ना लड़ने के लिए। तो मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया जो गरीब है, वो वकील नहीं रख सकता है, नहीं फीस दे सकता है, तो यदि वह मांगता है कि हमारे लिए वकील रखा जाए जो है हमारी तरफ से बहस करने के लिए, तो सरकार उसको वकील देगी जो है, सरकारी वकील इसीलिए बहुत सारे होते हैं जो है, एक तो सरकार के वो मुकदमे लड़ते हैं, दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति जो है यदि मांग करता है तो व्यक्ति का जो है ये मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 22 के तहत कि उसको जो है विधिक सहायता दी जाएगी, विधिक परामर्श के लिए जो है अधिवक्ता वकील को दिया जाएगा जो है उसका केस लड़ने के लिए। तो लिखिए इसमें दूसरा, गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। ठीक है, आपने गिरफ्तार कर दिया, कारण बता दिया जो है गिरफ्तारी का जो है। अब गिरफ्तारी जायज है कि नाजायज है जो है इसका डिसीजन मजिस्ट्रेट करता है। मजिस्ट्रेट मतलब न्यायाधीश, ये सब एसडीएम, डीएम, तहसीलदार ये सब भी न्यायाधीश होते हैं, इन्हीं भी जुडिशियरी पावर होता है डिसीजन करने का, मुकदमे की सुनवाई करते हैं। तो कोई व्यक्ति आप
गिरफ्तार कर लिया जो है, आज क्या बज रहा है, 6 बज रहे, 5 बज रहे हैं, ठीक है। तो कल 5 बजे तक, शाम का 24 घंटा होगा। तो इसके अंदर जो है आज शाम से 5 बजे से लेकर के कल शाम 5 बजे के अंदर जो है आपको उस व्यक्ति को जिसने गिरफ्तार किया है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करवा देना ही है, ठीक है। आपका ये अधिकार है कि उसे करवाना है प्रस्तुत जो है। तो मजिस्ट्रेट निर्णय करेगा उस देख करके कि हाँ आपकी गिरफ्तारी उचित है या अनुचित है। यदि अनुचित है तो वो छोड़ देगा, आपको रिहा करने का आदेश दे देगा जो है, ठीक है। वही देखेगा कि कानून का उल्लंघन क्या कैसे किया है जो है, जायज है कि ऐसे ही पकड़ के ले आया गया है। और ध्यान रहे इसमें जो है, मान लीजिए केरल में कोई आज गिरफ्तार किया गया जो है, केरल में 5 बजे, और उसे बस्ती लेके आना है, बस्ती में अपराध किया है, बस्ती में वो अपराध किया है जो है, तो बस्ती मजिस्ट्रेट के समक्ष लेके आया जाएगा उनको जो है। तो मान लीजिए जो है 15 घंटे, मतलब पहुंचने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है जो है, 24 घंटे से अधिक पहुंचने में ही टाइम लग गया जो है। तो जो यात्रा का जो है टाइम है वो निकाल दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए जो है 15 घंटे लग गए जो है बस्ती पहुंचने में, ठीक है। तब उसे कब प्रस्तुत किया जाएगा, 15 घंटे ये रास्ते का निकाल दीजिए और 24 इसमें जोड़ दीजिए, 5 4 9 मतलब 39 घंटे का टाइम हो गया कि नहीं, केरल में जब गिरफ्तार किए, क्योंकि ये तो 15 घंटे आपके जो है रास्ते में लगे हो गए, और ये 24 घंटे तब शुरू होगा आपका, रास्ते में निकाल दिया जाएगा। मान लीजिए 24 घंटे से अधिक पहले आज का कानून नहीं है, ये 1950 का कानून है जो है, तो उस समय साधन भी जो है कम थे, तो 2-3 दिन लग जाता था जो है आने में, यहाँ लग जाएगा। तो 24 घंटे कैसे जो है अवेलेबल करा पाएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है। तो आगे लिखिए इसमें, इस समयांतराल में रास्ते में लगने वाले समय को निकाल दिया जाता है। इसमें थर्ड लिखिए, 22 का थर्ड, ये अधिकार, ये स्वतंत्रता निम्नलिखित व्यक्तियों को नहीं मिलती है। मतलब ये जो दोनों स्वतंत्रताएं हैं किन व्यक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके नीचे लिखिए डैश करके, जो तत्समय शत्रु देश का नागरिक हो, जो तत्समय मतलब जब गिरफ्तार किया जा रहा है उस समय की वारदात जो है, तो शत्रु देश का नागरिक यदि कोई गिरफ्तार किया जाता है, जैसे इस समय कोई गिरफ्तार किया जा रहा है जो है और वो पाकिस्तान का नागरिक है जो है, तो पाकिस्तान के नागरिक को ये सुविधा नहीं मिलेगी कि आप उसे उसका कारण बताइए या जो है उसे विधिक परामर्श के लिए वकील रखिए या 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध कराइए। ये कोई भी स्वतंत्रता उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शत्रु देश का नागरिक है, हमारे दुश्मन देश का नागरिक है। तो यदि दुश्मन देश के नागरिक को गिरफ्तार करता है तो उसके लिए ये सब स्वतंत्रताएं नहीं है, उस पर नहीं लागू होती हैं। और फिर दूसरा देखिए उसके नीचे, निवारक निरोध के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है जो है, निवारक निरोध क्या है जो है, अब आप इसे समझिए। एक तो दोषी कौन व्यक्ति होता है, अपराधी जिसने कि अपराध कर दिया हो, किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया हो या आतंकवाद की वारदात उसने कर दिया हो जो है। लेकिन उस व्यक्ति को ऐसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उससे जो है कल मतलब अपराध करने की संभावना है, जैसे कोई आतंकवादी आ गया, कोई पाकिस्तान से आ गया जो है और संदेहास्पद हुआ कि यह आतंकवादी प्रवृत्ति का है, पुलिस को ये संदेहास्पद हो गया, स्टेशन पर भी जब पुलिस लगी रहती है ना, उसके हाव भाव से लग गया कि यह आतंकवादी प्रवृत्ति का है या आतंक ऐसी सूचना
सूचना मिली ये आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए आया है, कल जो है स्टेशन पर या कहीं पब्लिक प्लेस पर भीड़ भाड़ वाले स्थान पर करके बम विस्फोट करेगा जो है, इसीलिए इसको भेजा गया है जो है। तो उसने अपराध तो किया नहीं है जो है, अभी अपराध को अंजाम दिया नहीं है जो है, तब भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है जो है अपराध के निवारण के लिए जो है, मतलब जो अपराध होने वाला है उसको निवारित करने के लिए, उस अपराध से बचने के लिए जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया जो है, क्योंकि ऐसी शंका है, पूरी तरीके से ऐसी शंका है कि कल वो अपराध कर देगा जो है वो व्यक्ति जो है। जैसे कोई मतलब घर में ही हो, किसी के दुश्मनी चल रही हो जो है, ठीक है, किसी भी मैटर पर जो है दो पक्षों में, दो व्यक्तियों में दुश्मनी चल रही है, जमीन जायदाद का ही विवाद हो काफी जो है, तो एक व्यक्ति धमकी दे दे यदि अपना मुकदमा नहीं वापस कर लेते हो जो है, ठीक है, तो हम 2 दिन बाद तुम्हारा मर्डर कर देंगे जो है, नहीं तो कल जाकर के अपना मुकदमा वापस ले लो, ठीक है। या उसने किसी को उसने हत्या कर दी है जो है व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति जिसकी हत्या की है उसके घर वालों को धमकी देता है कि जा करके ये मुकदमा वापस कर लो, नहीं तो तुम्हारा भी सर मर्डर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पुलिस में जाएगा, देखेगा जो है मतलब मोबाइल में ये सब बातें हैं जो है, तो दोषी नहीं है, अभी दूसरा अपराध नहीं किया है, कर सकता है, तो उस अपराध ना होने पाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये निवारक निरोध है, ये गिरफ्तारी जो है निवारक निरोध की जाती है जो है, अपराध के मतलब निवारण के लिए या निरोध के लिए, अपराध को रोकने के लिए कि अपराध ना होने पाए जो है। व्यक्ति वास्तव में दोषी नहीं है उस समय जो है, लेकिन शंका है अपराध हो जाने के लिए उससे जो है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है उसे भी ये अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं जो है, ठीक है। फिर नीचे लिखिए 4, इसका 4 आर्टिकल, निवारक निरोध के मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 3 महीने से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता है, ये संविधान में लिखा है, मतलब उसे मैक्सिमम 3 महीने के लिए ही निरुद्ध किया जाएगा। और यदि इससे अधिक समय के लिए निरुद्ध किया जाना है तो ऐसा सलाहकारी बोर्ड के सिफारिश पर ही किया जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड 3 महीने है, ठीक है। जो निवारक निरोध के अधीन जो है व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसे 3 महीने तक अधिकतम मैक्सिमम जो है गिरफ्तारी में रखा जा सकता है, 3 महीने से अधिक नहीं। लेकिन यदि वो पता लगता है खूंखार आतंकवादी है तो और समय के लिए जो है उसे निरुद्ध रखना है जो है, ठीक है। तो यदि निरुद्ध रखना है तो उसके लिए सलाहकारी बोर्ड बनता है, 2-4 व्यक्ति रहते हैं, उसमें न्यायाधीश रहते हैं हाई कोर्ट के जो है, तब वो जांच पड़ताल के बाद मतलब अपनी रिपोर्ट दे देते हैं कि हाँ इससे 6 महीने या साल भर या 2 साल के लिए निरुद्ध रखने की आवश्यकता है, तब जो है उस टाइम पीरियड को बढ़ाया जाता है। इसके बाद अब आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23-24 है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध जो है 23वां है। तो मानव का दुर्व्यापार क्या है जो है, बलात्कार को समझ रहे हैं आप लोग जो है, मतलब जबरदस्ती श्रम कराना किसी से जो है, और उसे पैसा ना देना, पारिश्रमिक ना देना। ये ऐसे जो है जमींदारी जो है प्रथा में, जब जमींदारी थी तो गाँव में होता था, बड़े लोग जो है छोटे लोगों को पकड़ करके काम करवाते थे, पैसा भी नहीं देते थे। बलात्कार मतलब बंधुआ मजदूरी जो है, तो ये प्रतिबंधित किया गया है, संविधान में ऐसा नहीं है। और मानव का दुर्व्यापार जो शब्दावली है, ये मानव को एक वस्तु के रूप में ट्रीट किया जाए, मानव है उसे वस्तु के रूप में जो है ना ट्रीट किया जाए, व्यापार ना किया जाए मनुष्य का। जबकि अपने कंट्री में और बहुत सारे विकासशील कंट्रीज में या बैकवर्ड कंट्रीज में, जो पिछड़े हुए कंट्री हैं जो है, विकसित कंट्री हैं,
विकसित कंट्री नहीं है। मानव का दुर्व्यापार खुद प्राचीन काल से और आज भी होता चला आ रहा है। मतलब मानव की खरीद फरोख्त, मानव की तस्करी सामान के तरीके से बेचना, तो मानव का व्यापार है। गलत ढंग से व्यापार नहीं होना चाहिए, ये गलत तरीका है। तो ये मतलब स्वतंत्रता दी गई है जो है, यदि ऐसा कोई करता है तो आप मुकदमा दाखिल करके जो है उसे सजा दिलवा सकते हैं। मानव दुर्व्यापार का उदाहरण जो है खास करके जो है लड़कियों का दुर्व्यापार होता है और छोटे बच्चों का दुर्व्यापार होता है। छोटे बच्चों का लड़कियों का दुर्व्यापार जो है तस्करी करके लड़कियां लाई जाती हैं, गरीब घर की लड़कियां जो है, जैसे बिहार में, झारखंड में या उड़ीसा में बहुत गरीबी है जो है, या पश्चिम बंगाल में भी गरीब तबके से जो है ज़्यादातर लड़कियों का अपहरण करके जो है उसे बेच दिया जाता है। दूसरे को, फिर दूसरा तीसरे को बेच देता है और इस तरीके से बिकते बिकते लड़कियां जो है, लाचार लड़कियां जो है रेड लाइट एरिया में जो है पहुंचा दी जाती हैं और जघन्य कृत्य, घृणित कृत्य उनसे कराए जाते हैं जो है। तो इस तरीके का व्यापार जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। या छोटे बच्चों को मतलब पकड़ के लाया जाता है, बड़ा हो जाता है, काम करवाया जाता है। या आजकल किडनी, फेफड़ा, आँख निकालना जो है, किसी की किडनी खराब है, नहीं मिल रही है, उसके पास पैसा है जो है, तो कहीं से लड़के को उठवा लेता है जो है। तो इस तरीके से जो उठा करके लाया, चोरी करके उससे पैसा दे दिया कि लियो 5 लाख लो, 10 लाख लो जो है, लड़के को ले आओ जो है, हम देंगे। तो कहीं से चोरी करके, अभी पहले भी कुछ घटनाएं हुई समय पहले सुनने में आया। तो ये मानव का दुर्व्यापार है। तो लड़कियों के संबंध में ये दुर्व्यापार ज्यादातर होता है, जैसे मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर जो है, या जो है छोटी छोटी नौकरियां करने वाले जो है लड़कियां, वो इस पर होती हैं, रिसेप्शनिस्ट के रूप में होती हैं जो जैसा कि व्यवहार में आप देखते हैं। तो ये सारे जो है चीजें प्रतिबंधित कर दी गई हैं। मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए। बलात्संग के बारे में संसद ने कानून भी बनाया है, बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है 1976। अब इस सब के बारे में तो संसद कानून बनाती है रोकने के लिए, संविधान को केवल एक मोटा मोटा हेडिंग दे देता है जो है, और उसको कैसे फॉलो किया जाएगा उसका काम संसद और सरकार का है। तो बहुत सारे अधिनियम इस पर बनते हैं। तो बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किस सन में बना चुका है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 24 सुन लीजिए ऐसे जो है, 8 ये आपको दूर जाना रहता है क्या? कटरुआ तक ब्रह्मन से पिपरा गौतम के आगे, पिपरा गौतम से 8 किलोमीटर आगे। कटरुआ भी सीधी हुई जी। चलिए जाके। थैंक यू सर।